पार्ट 4 तक देख लिया था। ठीक है, पार्ट 4 में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अंडाशय से एक अंडाणु का स्राव होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्जन बोलते थे। उसके बाद देखा था कि फॉलोपियन ट्यूब यानी फॉलोपियन नली यानी ओविडक्ट के बारे में देखा था। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा देख लेते हैं ओविडक्ट के बारे में। ये क्या होती है कि ऐसे जाती थी, उसके बाद यहाँ पे आती थी, एक पिंपरी नुमा संरचना थी, उससे ओवरी ऐसे कुछ नुमा संरचना में लगा हुआ था। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इसको ओवरी और इसको बोलते थे फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ना, ओविडक्ट बोलते थे, जहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो ओविडक्ट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि जैसे ओविडक्ट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते थे। 3 भाग में कौन सा, इसको पहले बोलते थे पिंपरी। पिंपरी क्या काम करती है, इस जो ओवरी है, ओवरी में से जब अंडो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब अंडा इससे बाहर निकलता है, तो ये क्या काम करती है, एक प्रकार से अवशोषण करने का काम करती है पिंपरी। उसके बाद जब फॉलोपियन ट्यूब पे यानी ओविडक्ट पे पहुंचे थे, ओविडक्ट के 3 भाग थे। पहला था इनफंडिबुलम, नंबर दूसरा था एम्पुला भाग था। नंबर 3 था इस्थियम। ठीक है, तो यहाँ तक था, और यहाँ पे पाया जा रहा था एक जंक्शन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता था, निषेचन होता था। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ गर्भाशय, गर्भाशय यानी कि यूटेरस। ठीक है, नंबर 1 था, नंबर 2 भी हो चुका था, नंबर 3 पॉइंट है यूटेरस। आइए देखते हैं यूटेरस के बारे में। ठीक है, यूटेरस के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, इसको बोलते थे ओविडक्ट ना, ओविडक्ट। अब हम ओविडक्ट को बार बार नहीं बताएंगे, इसके 3 भाग होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो होता है। ठीक है, तो ओविडक्ट के जस्ट बाद नंबर 3 वाले पॉइंट पे आता है यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, यहाँ से लेकर के हमने बताया कि यहाँ तक पूरा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं यूटेरस। ठीक, अब देखिए यूटेरस में जो होती है 3 लेयरें पाई जाती है। हालांकि मैंने 3 लेयर बना दी है, लेकिन 3 लेयर ऐसे दिखती नहीं है। ठीक है, सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह मेम्ब्रेनस लेयर होती है, यह मेम्ब्रेनस लेयर होती है। ठीक है, यह क्या होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है। हाँ, अब नंबर दूसरा वाला है, उसको बोलते हैं मायो, क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। ठीक है, अब मायोमेट्रियम क्या होती है, तो मायोमेट्रियम जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, मोटी व चिकनी अस्तर से बनी होती है। चिकनी अस्तर की कोशिकाओं से बनी होती है, की सेल्स से बनी होती है। देखिए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि जब शिशु का प्रसव हो जाता है, यानी कि जब प्रसव पीड़ा होती है, यानी कि जब शिशु बाहर निकलने लगता है, तो इनमें तेजी के साथ संकुचन होता है, जिसके कारण शिशु बाहर निकलता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आगे चल के। नंबर पहला वाला जो अंदर वाली सबसे लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, यह ग्रंथिल, ठीक है, ग्रंथिल लेयर होती है। इसमें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यह ग्रंथिल लेयर होती है, मतलब इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, बस इसी के बारे में हम लोग आज जानना था। अब देखिए, जो अगर मान लीजिए स्पर्म इस तरफ से आया, ठीक है, स्पर्म आ रहा है, अब धीरे धीरे गर्भाशय दीवार को पकड़ करके चढ़ते पकड़ के नहीं, मतलब कि तैरते अपनी पूंछ की सहायता से तैरते आया कहाँ पे, एम्पुला भाग में आया, एम्पुलरी
इस्थमस जंक्शन पे आया, ठीक है। अब इधर से जो हमारा एक था एक अंडाणु, वो भी आगे धीरे की ओर बढ़ते हुए सीलियरी मूवमेंट के कारण, इसमें हमने बताया विभिन्न प्रकार के सीलिया पाए जाते थे ओविडक्ट में। ये क्या काम करते थे, आगे की ओर धकेलने का काम करते हैं, किसको, इसी अंडाणु को ना। अब क्या होगा कि अंडाणु भी आगे कहाँ पे पहुंच गया, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचा, और इधर से शुक्राणु भी कहाँ पहुंचा, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचा। दोनों को मिलने के क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। फर्टिलाइजेशन हुआ जिसके कारण टूयन संरचना का निर्माण हुआ, टूयन संरचना का निर्माण हुआ जिसको कहा जाता है जाइगोट, यही तो कहा जाता है। अब क्या होगा कि यह धीरे धीरे अंडा आगे की ओर या फिर टूयन संरचना जो है आगे की ओर खिसकने लगेगी, चलिए ठीक है, आगे की ओर खिसकने लगेगी। अब क्या होता है कि जो ये अंडा आगे, ये टूयन संरचना, ये जो जाइगोट है, ये आगे की ओर तो बढ़ता रहता है लेकिन साथ ही साथ डिवीजन करता रहता है। लेकिन हाँ, एक बात और कि अब यह क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन करेगा, बस माइटोसिस डिवीजन ही करेगा, मियोसिस डिवीजन नहीं करेगा, मियोसिस डिवीजन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, ये टूयन संरचना यानी जाइगोट। क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि भाई क्या उसको फिर से आधा होना है। अब कभी जिंदगी में, मतलब जिंदगी में तो करेगा, कभी जिंदगी में जब बड़ा होगा तो अभी यह क्या करेगा, मायोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अब जब आगे की ओर बढ़ता है, जब वो ब्लास्टुला स्टेज में पहुंच जाता है या विभिन्न प्रकार के सेल्स का जो निर्माण कर लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इंडोमेट्रियम क्या काम करती है, अपने साथ में इसको चिपका लेती है, ठीक है, चिपकाने का काम करती है। अब चिपका लेने के बाद क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने पर उसको क्या किया जाता है कि बहुत ही गुलगुले गद्दे पे रखा जाता है ताकि उसको धक्का धक्की ना लगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये गर्भाशय की जो दीवारें होती है, वो थोड़ा सा जब धीरे धीरे आगे की ओर खिसकता रहता है, तो ये थोड़ा सा मोटी होती चली जाती है, मोटी होती चली जाती है। अब मोटी होने लगी, उसके बाद क्या हुआ, अपने साथ में चिपका ली, उसके बाद विभिन्न प्रकार के सेल्स का निर्माण यहाँ पर होने लगता है, उसके बाद इसमें एक बच्चा बनने लगता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो एंडोमेट्रियम का काम यह होता है अपने चिपका लेना, ठीक है, और इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है ये गर्भाशय की दीवारें, ठीक है। अब क्या होगा, अगर जैसे मान लो कि निषेचन नहीं हुआ, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, अब देखिए अंडाणु क्या होगा, आगे की ओर बढ़ रहा है, इधर से शुक्राणु नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो दीवारें थी थोड़ा सा क्या होगी, मोटी होंगी, अपना रहन सहन बनाएंगे, भैया हमको क्या काम करना है कि एक बच्चे को पालना है, ये सब सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब धीरे धीरे ये अंडा आगे की ओर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद इन सब दीवारों को ले करके कुछ ब्लड सहित नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है, रजस्राव इसको कहते हैं। अभी आगे आएगा सब बताया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूटेरस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, गर्भाशय एक उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है, ठीक है। इसमें गर्भाशय में 3 लेयर पाई जाती है, पहला एंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, थर्ड पेरीमेट्रियम पाई जाती है। एंडोमेट्रियम ग्रंथिल लेयर होती है जो कि इसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां भी शामिल होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मोटी चिकनी स्तर की सेल्स की बनी होती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब प्रसव होता है या फिर जब बच्चे का जन्म होता है, तो यह संकुचन कर तेजी के साथ संकुचन करने का कार्य करती है जिससे बच्चा बाहर निकल सके। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या मेम्ब्रेनस लेयर होती है या विभिन्न प्रकार की मेम्ब्रेन द्वारा बनी होती है। बस यूटेरस के बारे में आगे देखते हैं। नंबर 3 हो गया, नंबर 4 है गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि गर्भाशय के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं सर्विक्स, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है, ठीक है, सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स क्या होता है कि गर्भाशय की जो नाल होती है वो आगे चल करके किसमें खुलती है, सर्विक्स में खुलती है, सर्विक्स, तथा इसमें जो ग्रीवा पाई जाती है या फिर खाली स्थान पाया जाता है, जो कैनाल पाई जाती है उस कैनाल को पाया जाता है सर्विक्स कैनाल, ठीक है। सर्विक्स कैनाल किसमें खुलती है, योनि यानी कि वेजाइना में खुलती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा वेजाइना में खुलता है,
यहाँ पे लिख सकते हैं गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि वेजाइना में खुलता है जिसे क्या कहते हैं सर्विक्स कहा जाता है। ठीक, सर्विक्स किसे कहा जाता है तथा इस नाल को सर्विक्स कैनाल कहा जाता है। सर्विक्स कैनाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये देखिए सर्विक्स नाल तथा योनि मिल करके जन्म नाल का निर्माण करते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं सर्विक्स कैनाल व वेजाइना मिलकर जन्म नाल का निर्माण करती है। जन्म नाल का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या काम करता है जन्म नाल? भाई इसी के द्वारा ही तो बच्चे का जन्म होगा ना, तो यहाँ पे पलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, जन्म नाल बनाएगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। समझ में आया? तो नंबर 4 पॉइंट तक क्लियर। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना में ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मादा में कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब मैथुनल। ठीक, कैपिलरी ऑर्गन कॉमा करके रजोस्राव व जन्मनाल के रूप में एक पेशीय संरचना विकसित होती है। जिसे वेजाइना कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जो जन्म नल कॉपुलेटरी ऑर्गन हुआ, फिर संयोजी, यहाँ पे संयोजी लिख सकते हैं, संयोजी रूप में एक संरचना होती है, संरचना विकसित होती है जिसे हम वेजाइना कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ पाई जाती है? जन्म नल के नीचे या फिर सर्विक्स कैनाल या फिर सर्विक्स के नीचे पाई जाती है। में समझने वाला पॉइंट ये है कि योनि के क्षेत्र पर एक लेयर होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं? हाइमेन। तो कहा जाता है कि जो ओरिजिनल फीमेल होती हैं, जो किसी के साथ कभी जिंदगी में संबंध नहीं बनाए होती हैं, तो उसमें एक लेयर पाई जाती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओरिजिनल फीमेल में वेजाइना के द्वार पर एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला वाला है कि बाह्य जननेंद्रियां। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा, बता सकता हूँ क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें माउस प्यूबिक, लेविला मेजोरा और लेविला माइनोरा व हाइमेन और क्लाइटोनिस आते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग बुक में देख लीजिएगा, बाकी आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे नंबर 7वां है कि मेमोरी ग्लैंड या फिर दुग्ध ग्रंथियां। ठीक है, या स्तन में पाई जाती हैं, फीमेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें 15 से 20 क्या पाई जाती है? पाली पाई जाती है। इन पालियों को अंग्रेजी में
मेमोरी लोब्यूल कहा जाता है। मेमोरी लोब्यूल, लोब्स यार सॉरी, मेमोरी लोब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालियां होती है इसमें कितने 15 से 20 पालियां होती है, खंड होते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इनको कहा जाता है मेमोरी लोब्स कहा जाता है। ठीक है, दुग्ध पाली भी कह सकते हैं एक प्रकार से। देखिए इसमें इस पाली में लिख सकते हैं, प्रत्येक पाली में अनेक दुग्ध ग्रंथियां, अनेक दुग्ध ग्रंथियां, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड, लैक्टिफेरस ग्लैंड होती है। ठीक है, अब ये लैक्टिफेरस ग्लैंड क्या काम करती हैं? अच्छा, इन्हें एक और नाम से जानते हैं, इन दुग्ध ग्रंथियों को या फिर इन्हें एलिवेलाई कह सकते हैं, भी कहते हैं। समझ में? कि जो ये अनेक दुग्ध ग्रंथियां हैं इन्हें हम एल्वुलाई भी कहते हैं। एल्वुलाई और कहाँ पाया जाता है? तो हमने श्वसन वाले वीडियो में पढ़ाया है, श्वसन का अंतिम वाला पार्ट होता है जो ब्लड में O2 देने का कार्य करता है, उसको हम एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस एल्वुलाई में भी कुछ पाए जाते हैं। इसमें दुग्ध स्रावी वाहिनियां पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है? दुग्ध स्रावी वाहिनियां पाई जाती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, हमने बताया कि एल्वुलाई में विभिन्न प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है जिन्हें हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये संख्या में कितनी होती है? ये संख्या में 15 से 20 ये भी होती है। अब प्रत्येक दुग्ध स्रावी ग्रंथि यानी कि लैक्टिफेरस डक्ट क्या काम करती है कि अपने एक नलिका द्वारा बाहर की ओर खुलती है जिसमें दुग्ध भरा होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई कौन सा हार्मोन्स होता है जो मतलब कि दुग्ध का बनना कब स्टार्ट होता है, तो शिशु के जन्म होने के बाद। शिशु के जन्म हो जाता है, उसके बाद हार्मोन्सों द्वारा यह पता लगता है भैया कि बच्चे का जन्म हो चुका है, ऐसा करो आप दूध बनाओ, दूध का स्राव करो। ठीक है, तो एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऐसे लिख दे रहे हैं, हार्मोन समझ जाइएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन या किससे स्रावित होता है? तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित। ठीक है, किसके द्वारा स्रावित होता है यार? अच्छा, ये हार्मोन क्या काम करता है? कहता है एक्टिवेट करने का काम करता है, एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर होता है किसको? इन्हीं दुग्ध ग्रंथियों को कहता है कि आप ऐसा करो, दूध को बनाना स्टार्ट करो। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण दूध का बनना स्टार्ट होता है। एक और हार्मोन होता है जिसको नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अच्छा ये किससे स्रावित होता है? ये पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये कैसे स्रावित होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये क्या काम करता है? इन्हीं जो दुग्ध स्रावी वाहिनियां हैं, इन्हीं में से दूध को और बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि हमारे गांव में या फिर बहुत से गांव में जैसे तबेले में क्या होता है कि जो भैंस होती है, भैंस दूध तो पूरा निकाल नहीं पाती है, तो वो क्या काम करता है कि इसमें सुई लगा देते हैं। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई होती है, इसके द्वारा ही जो वाहिनियों में दूध भर रहता है वो अपने आप बाहर आने लगता है। ठीक है, या वाहिनियों को प्रेरित करता है, या दूध दिख रहे हैं दुग्ध स्रावी वाहिनियों व दुग्ध ग्रंथियों, नहीं वाहिनियों को प्रेरित करता। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगर
आगे चलते हैं और कुछ इसमें तो फिलहाल बचा नहीं है। अच्छा हाँ, तो एक और प्रकार से देख सकते हैं जो एल्वेलाई होती है यानी कि दुग्ध ग्रंथि लैक्टिफेरस ग्लैंड होती हैं, यह क्या काम करती हैं इसको हम एक और उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। यह अंगूर के गुच्छे के समान लगी होती है, यह अंगूर के गुच्छे के समान लगी होती है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, उसको पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। 8वां नंबर है बार्थोलिन ग्रंथियां, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से मेल में काउपर ग्रंथि का नाम सुना है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जिसको बोलते थे, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के समान होती है कौन सी? बार्थोलिन ग्रंथि किसके समान होती है? काउपर ग्रंथि या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के समान होती है, ठीक है। तो यह क्या काम करती है? यह भी एक क्षारीय तरल का स्राव करती है, यह पे लिख सकते हैं। यह फीमेल में क्षारीय द्रव का स्राव करती है। यह चिकना व मार्ग को चिकना व सुदृढ़ बनाती, जिससे शुक्राणु आगे की ओर खिसक सके, जिससे यहाँ पे लिख लीजिए, जिससे शुक्राणु आगे की ओर जा सके, ठीक है। तो अगर हम संरचना देखें तो देखिए ठीक है। तो जहाँ पे गर्भाशय होता है, ठीक है, गर्भाशय होता है, उसके बाद जो यहीं पे पाया जाता है बार्थोलिन ग्रंथियां, ठीक है, यहीं पे पाई जाती हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। ये क्या काम करती हैं? चिकना व सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो आगे की ओर या लुब्रिकेट के रूप में कार्य करती हैं, एज लाइक लुब्रिकेट यानी कि चिकना, ठीक है, चिकना बनाने की एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है, एक इस तरफ पाई जाती है और एक इस तरफ, ठीक है, यानी कि जस्ट बगल में पाई जाती है, यानी कि वेजाइना के जस्ट बगल में पाई जाती हैं। पूछा जाता है कि आपकी मानव की किस ग्रंथि के समान होती है, तो काउपर ग्रंथि के समान होती है या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के समान होती है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।